एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा डिकोडेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 2 का पार्ट 1, जिसमें हम पाउडर और लिक्विड प्रिपरेशंस, लिक्विड डोजेस फॉर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पार्ट कंप्लीट किया था पार्ट 1, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को काफ़ी अच्छे से देखा था। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। सबसे पहले हम देखते हैं पाउडर्स। तो पाउडर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पाउडर्स बेसिकली हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, जो कि हमारी ड्राई होती है नेचर में, और फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटा साइज़ होता है इनका, और ये हमारी या तो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनी होती हैं, या फिर हमें एक तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बल्क पाउडर्स या फिर हमारे डिवाइडेड पाउडर्स। तो ये सब हमें अभी देख लेते हैं कि क्या होता है ये बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर, ये सब अभी देख लेते हैं। पाउडर का क्लासिफिकेशन देखने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की। तो देखो, पाउडर के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ईजी टू एडमिनिस्टर हो जाएगा, मतलब कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप उसे खुद से ले सकते हो, खुद से स्वेलो कर सकते हो, उसके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके बाद रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका देखो अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं उसके। तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो अपने आप बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सरफेस एरिया के बढ़ने से हमारा डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम फ्लेक्सिबल डोजिंग बोल सकते हैं, मतलब डोज को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पाउडर्स में, जो कि आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली वो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में या हमारी टैबलेट्स वगैरह हो गई उनमें करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड होता है। उसके बाद ये लिक्विड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और जब हम लार्ज डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए सुटेबल होती हैं। अब देखो, चाहे लार्जर अमाउंट में हम टैबलेट्स बनाएं और कैप्सूल्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें ड्रग में ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें अंदर उसके कंटेंट यूज़ करना है, वो पाउडर फॉर्म में ही तो होगा। उसके बाद ये हमारी यूज़फुल होती हैं जबकि हमने अगर कोई ड्रग ली और हमने उसे लिक्विड डोजेस फॉर्म में फॉर्मुलेट किया और वो स्टेबल नहीं है, तो उस टाइम पर हमारी पाउडर डोजेस फॉर्म्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। अब देखो, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं हो सकती ना कि उसका कोई भी डिसएडवांटेज ना हो, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, पहला डिसएडवांटेज तो यही होता है कि इनका ना टेस्ट मास्क करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लाइक टैबलेट वगैरह पे तो आप एक सिंगल कोट वगैरह कर दोगे या फिर शुगर कोट वगैरह कर दोगे तो टेस्ट मास्क हो जाएगा। पाउडर में आप कैसे करोगे टेस्ट मास्क, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वो। उसके बाद इसकी जो डोज हो जाती है पाउडर की, बल्क पाउडर्स की, वो थोड़ी सी ना इनएक्यूरेट हो जाती है। जैसे कुछ छोटे छोटे शैशेज होते हैं जो डिवाइडेड पाउडर होते हैं, वो तो फिर भी चलो काफ़ी अच्छे से पैक्ड होते हैं, मतलब उसी अकॉर्डिंग पैक्ड होते हैं, तो डोज पूरी काफ़ी हद तक प्रिसाइज्ड होती है। लेकिन अगर हम बल्क पाउडर की बात करें, जो हमारे काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स में हम लाते हैं, तो अब उसमें से आपको लेना था 100 mg, लेकिन आपने ऐसा एस्टिमेट ले रखा है कि 1 स्पून लोगे तो आपको 100 mg ड्रग मिल जाएगी। अब ज़रूरी तो नहीं है आपके हर बार एक स्पून में 100 mg है, कभी वो 80 mg भी आ सकती है, कभी 120 mg भी आ सकती है, ज़रूरी तो नहीं है। तो थोड़ा सा इनएक्यूरेट डोज हो जाता है। उसके बाद जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्यूसेंट और वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं ना, वो सूटेबल नहीं होते हैं पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो ये टर्म हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे, हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्यूसेंट और वॉलेटाइल। तो मतलब अभी हम देखने ही वाले हैं, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, डेलिक्वेट जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और वॉलेटाइल मतलब जो थोड़ा सा एवोपरेट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं। उसके बाद ये जो पाउडर होते हैं, ये ना थोड़े से हमारे बच्चों को, आप देखो बच्चों के अनकॉन्शियस पेशेंट को तो आप कैसे दे सकते हो ना पाउडर दे सकते हैं, आप ना टैबलेट दे सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है हमारे ये वाले पेशेंट्स के लिए, मतलब पीडियाट्रिक्स और अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हमारा पाउडर काफ़ी ज़्यादा फाइन है, ठीक है, तो उसका रिस्क हो जाता है कि वो इनहेल कर, मतलब इनहेलेशन के थ्रू वो हमारे लंग्स में जा सकता है। या फिर एक हमारे ना इंसफ्लेशंस पाउडर होते हैं, जिनको ना हमको बेसिकली इनहेल ही करना होता है, और उसका साइज अगर इनअप्रोप्रिएट है तो वो भी दिक्कत कर सकता है, क्लॉग कर सकता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है हमें।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पाउडर। तो देखो, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो पाउडर हमारे बेसिकली दो बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं। पहला बेस्ड ऑन यूज़, किस तरीके से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा उसके डिग्री ऑफ फाइनेस। अब ये जो डिग्री ऑफ फाइनेस वाली जो आपकी टेबल है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, जीपैट में भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ड ऑन यूज़, तो वो इंटरनल पाउडर है या एक्सटर्नल पाउडर है, हम उसे इंटरनली यूज़ करेंगे या एक्सटर्नली, तो वो सब भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं हम ये डिग्री ऑफ फाइननेस वाला। तो ये हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है जो टेबल है। देखो, जो हमारे वेरी कोर्स पाउडर होंगे, ये वो थोड़े से लार्ज पार्टिकल वाले पाउडर होते हैं। मतलब कोर्स से आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोर्स पार्टिकल्स हैं इसके, जो कि हमारे सीव नंबर 8 से पास हो जाते हैं। ठीक है। सीव नंबर 8 आपने देखी होगी लेबोरेटरीज में, उसमें ना काफ़ी बड़े बड़े से आपके मतलब अपर्चर साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है सीव का। ठीक है, तो उससे पास हो पाते हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्स पाउडर की, तो ये मतलब वेरी कोर्स से थोड़े से छोटे होते हैं, और ये सीव नंबर 10 से पास हो पाते हैं। मॉडरेटली कोर्स की बात करें, तो ये सीव नंबर 22 से पास हो पाते हैं, और ये मीडियम साइज्ड पार्टिकल होते हैं। बात करें हम फाइन पार्टिकल्स की, तो ये सीव नंबर 85 से पास हो पाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की, वेरी फाइन पार्टिकल्स की, तो ये बहुत ही छोटे हो जाते हैं, और ये सीव नंबर 120 से पास हो पाते हैं। और सीव नंबर 120 अकॉर्डिंग टू आईपी हमारी सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट सीव होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज जो हमारे पाउडर्स से। तो सबसे पहले है इंटरनल्स पाउडर्स। तो देखो, ये ऐसे पाउडर हैं जिन्हें हम इंटरनली यूज़ करते हैं। इसमें दो क्लासेस आती हैं बेसिकली, डिवाइडेड पाउडर्स और बल्क पाउडर। अब देखो, डिवाइडेड पाउडर है उसे हम पाउडर इन पेपर या फिर चार्टी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली आपकी जो ड्रग है थोड़ी पाउडर वाली, उसे एक पेपर में रैप करके दे देते हैं। अब लोकल में तो उसको बोलते हैं कि पुड़िया वाला डॉक्टर है ना, तो उसी को बोलते हैं। वो एक एग्जांपल हो जाता है हमारे डिवाइडेड पाउडर का। ठीक है। अब डिवाइडेड पाउडर के बारे में हम थोड़ा सा देख लें, तो इसमें हमारी जितनी भी डोज हैं वो सेपरेटली रैप्ड होती हैं। मतलब डॉक्टर ऐसे बताता है ना, एक आपको पेपर रैप देगा और बोलेगा कि आपको सुबह लेना है, दूसरा शाम को, ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद इसमें एक्यूरेट डोजिंग होती है। उसके बाद ये पोटेंट ड्रग के लिए काफ़ी जल्द सुटेबल रहता है। और ये बटर पेपर या वैक्स पेपर में हम इसको रैप करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे इसके, तो देखो ORS के शैशे जो हो गए, वो भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया डिवाइडेड पाउडर का। और एनाल्जेसिक पाउडर जो हो गए, वो भी एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा डिवाइडेड पाउडर का। डिवाइडेड पाउडर में आप देखो ना, शैशे वाले आपको जितने भी पाउडर याद आ रहे हैं ना, वो सारे डिवाइडेड पाउडर में ही हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बल्क पाउडर। तो देखो, ये बल्क पाउडर जो होते हैं, ये डिवाइडेड पाउडर का जस्ट होता है, लार्ज कंटेनर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसको मैम ना, पेशेंट को एक पर्टिकुलर डोज जो होती है, जो पेशेंट को लेनी है, वो पेशेंट को ही मीज़र करनी होती है। मतलब डिवाइडेड पाउडर में तो ये था, आप सीधा पैकिंग खोलो, शैशे खोलो, और आपको पूरा ले लेना है, उसमें डोज मीज़र्ड है आपकी, उतनी ही डोज है। लेकिन बल्क पाउडर में से पेशेंट को करनी पड़ती है खुद से मीज़र। उसके बाद ये लेस एक्यूरेट होते हैं डिवाइडेड पाउडर से, क्योंकि उसमें तो पहले से हमें करके दी गई है ना डोज, कि इतनी डोज है इसमें। लेकिन बल्क पाउडर में तो ऐसा नहीं है, तो ये थोड़े से लेस एक्यूरेट हो जाते हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे एंटासिड्स, कुछ पाउडर्स आते हैं, उनकी बॉटल्स आती हैं, ये लेक्सिटिव। देखो, यहाँ पे ये जो आपको बॉटल दिख रही है, इसमें कोई भी बल्क पाउडर है। अब इसमें से पेशेंट ही तो लेगा थोड़ा थोड़ा करके, लाइक 1 स्पून, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून करके, तो पेशेंट को ही लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एक्सटर्नल पाउडर्स। तो ये वो पाउडर होते हैं जो हमको बॉडी के अंदर यूज़ नहीं करने हैं, इंटरनली यूज़ नहीं करने, बल्कि हमें एक्सटर्नली यूज़ करने हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है डस्टिंग पाउडर। अब डस्टिंग पाउडर से आप क्या समझ रहे हो, हमारे स्किन की सरफेस पर जो पाउडर यूज़ होते हैं, आपने सुना होगा ना, डस्टिंग पाउडर के एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे। अब स्किन की सरफेस पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर द प्रोटेक्शन। और कुछ एंटीसेप्टिक पाउडर भी आते हैं, जैसे कैंडिड वगैरह हो गया। और कुछ आते हैं जो कि एब्जॉर्बेंट एक्शन के लिए होते हैं, जो आप ये डर्मिकूल वगैरह लगाते हो। ठीक है। उसके बाद अब इनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डस्टिंग पाउडर की, तो देखो, फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कहीं पर पॉर कर दिया, उसे डाल दिया, अब वो फ्लो ही नहीं कर रहा है, वो स्प्रेड आउट ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी फ्री फ्लोबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वो ईजिली एप्लीकेबल हो सके।
उसके बाद फाइन पार्टिकल साइज होना चाहिए, इरिटेशन नहीं कॉज करने चाहिए या क्योंकि हमने स्किन में लगाया, इरिटेशन नहीं कॉज करने चाहिए, और स्प्रेड अच्छे से हो जाने चाहिए। अब इसमें दो टाइप के आते हैं डस्टिंग पाउडर में भी, एक होता है मेडिकेटेड, इसमें एग्जांपल ले लो आप जिंक ऑक्साइड का मेडिकेटेड पाउडर, और दूसरा होता है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, वो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। और ये सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं ये स्टराइल होने चाहिए क्योंकि ये सर्जिकल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे इंसफलेशंस। ठीक है, तो इंसफलेशंस ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर होते हैं और ये हमारी बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट, वजाइना। और ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं इंसफलेटर। ठीक है, तो इंसफलेटर यूज़ करके हम इंसफलेशंस को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डेंट्रीफ्राइसिस। तो देखो, डेंट्रीफ्राइसिस से आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना डेंटिस्ट जैसा, तो कुछ वैसा ही काम है इसका। ये ना बेसिकली टूथ पाउडर होते हैं जो हमारे टूथ्स की क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इनमें एब्रेसिव्स होते हैं जो कि हमारी बेसिकली क्लीनिंग में मेन काम करते हैं। दूसरा कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं फॉर द फ्लेवर, और एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं फॉर द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट होते हैं डाउचेस। तो डाउचेस क्या होते हैं, ये वो पाउडर होते हैं जो हमारी बॉडी में ना को क्लीन करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है, हमारी बॉडी कैविटीज़ को। ठीक है, ये पाउडर क्या करते हैं, हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं यूज़ करने से पहले, और उसके बाद बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद ये हमारी बॉडी कैविटी को क्लीन कर देते हैं। अब ये कॉमनली जो डाउचेस हैं इतने ज़्यादा वाइड स्पोकन तो नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमनली ये हमारे वजाइना के लिए यूज़ होते हैं, वजाइनल क्लीनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और स्पेशल टाइप के पाउडर देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे 3 हमारी क्लासेज आ जाती हैं, एफोविसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर और यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो देखो, एफोविसेंट पाउडर क्या होते हैं, आपने इनो देखा है, इनो, या फिर अब तो काफ़ी सारे आते हैं ना गैसोफास्ट वगैरह। तो ये क्या करते हैं, हम इसको पानी में डालते हैं और आपने देखा होगा कुछ बबल्स आते हैं ऊपर की साइड, तो वो क्या होता है, ये बेसिकली मिक्सचर होते हैं। ये जो पाउडर होते हैं वो एफोविसेंट पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मिक्सचर होते हैं हमारे सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के, और जब हम इनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिससे कि इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और पेशेंट कंप्लायंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, इसीलिए हम इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारी आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी होती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, एक एग्जांपल में आप लिख सकते हो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के में। नेक्स्ट हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर, ये ना लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं। यूटेक्टिक और हमने डेलिक्वेसेंट मिक्सचर जो देखे थे ये सेम ही होते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इन्हें मिक्स करते हैं। क्यों हो जाते हैं लिक्विड में कन्वर्ट, क्योंकि मिक्स करने में हम एनर्जी यूज़ करते हैं, और जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं तो ये उस टाइप के पाउडर होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो थोड़ा सा लो होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करें हम इसके एग्जांपल की, तो देखो, कैम्फर का पाउडर लेना और मेंथॉल का पाउडर लेना और उन दोनों को मिक्स करना, तो वो क्या होगा ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इनको हम कैसे हैंडल करेंगे, भाई लिक्विड में आपका पाउडर कन्वर्ट हो रहा है तो वो तो दिक्कत है ना, तो उन्हें हैंडल करने के लिए हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखो, पाउडर हमने बना लिए, देख लिए कितने टाइप्स के होते हैं, सब चीज़ हो गई। अब पाउडर को स्टोर करने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले तो वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्वेसेंट टाइप का पाउडर है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सीधा मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हाइग्रोस्कोपिक और वॉलेटाइल पाउडर है उनकी एयर टाइट पैकेजिंग होनी चाहिए, और सर्जिकल पाउडर को स्टेराइल कंडीशन के अंडर ही बनाना चाहिए, और उसके बाद स्टेराइल कंडीशन के अंदर बनाने के बाद उन्हें स्टेराइल कंडीशन में ही स्टोर करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कुछ फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें पाउडर के, तो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकली इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है पाउडर का।
तो ये सिंपल फॉर्मुलेशंस में काफ़ी यूज़ होते हैं एक तो। दूसरा, इंटरमीडिएट डोजेस फॉर्म के तरह एक्ट करते हैं, मतलब अगर हमको टैबलेट बनाने या कैप्सूल बनानी है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था हमें पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरमीडिएट डोजेस फॉर्म की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा, इम्पॉर्टेंट होते हैं ये एक्सटेम्पोरियस कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी आपको डोजेस फॉर्म की कंपाउंडिंग करनी है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म कंप्लीट हुआ और हम नेक्स्ट मूव करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म को देखते हैं। तो देखो, लिक्विड डोजेस फॉर्म को देखने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन में आप देखो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती क्या है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ड्रग को हम डिजोल्व करते हैं किसी भी लिक्विड व्हीकल में। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ड्रग ही होती है, बाकी एक्सीपिएंट भी होते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसे डिसॉल्व करेंगे या डिस्पर्स करेंगे। वो अभी मैंने डिसॉल्व डिस्पर्स दो वर्ड क्यों यूज़ किए, या आपको समझ आएगा जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो भी दो तरीके की हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। एक इंटरनल हो सकती है, एक एक्सटर्नल हो सकती है, ठीक है। तो इंटरनल डोजेस फॉर्म और एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेजर क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। तो दो टाइप की होती हैं, एक होती है मोनोफेजिक और एक होती है बायफेजिक। तो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म जो होती हैं ये वो वाली होती है जिनमें सिर्फ एक कम्प्लीटली एक ही फेज होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, एक फेज कैसे हो सकता है डोज फॉर्म में? ऐसा नहीं होता है, मतलब होते तो दो फेज है लेकिन कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं जिससे आप उन्हें नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, बिल्कुल एक होमोजीनियस सिंगल फेज फॉर्म हो जाता है बाय द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, उसको बोल देते हैं हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो सिरप हो गया, सिरप में आप देख थोड़ी सकते हो कि दो फेज अलग हो रहे हैं, या एलिक्सर, लिंक्टर्स, ओरल सोल्यूशन या ड्रॉट्स हो जाएंगे इसके एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो देखो मोनोफेजिक में हमने क्या देखा, एक सिंगल फेज होता है, मोनो मीन्स वन, तो एक सिंगल फेज होता है। बायफेजिक मतलब बाय मीन्स टू, इधर दो फेज होंगे आपकी जो पूरी डोजेस फॉर्म होगी उसमें, है ना, जहाँ पे हमारी ड्रग कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होती है और एक हेट्रोजीनस फेज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दो ही होते हैं हमारे मेनली, तो सस्पेंशन और इमल्शन, ठीक है। अब ये हम सस्पेंशन, इमल्शन वगैरह इनके बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के। तो देखो, पहला तो ये सुटेबल होती है पेशेंट के लिए जिन्हें सॉलिड डोजेस फॉर्म को स्वेलो करने में दिक्कत आती है, जैसे कि हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट हो गए, आपने देखा होगा उन्हें कहाँ देते हैं हम टैबलेट वगैरह, या फिर जीरियाट्रिक पेशेंट हो गए, मतलब जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो हमारा रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म के थ्रू हो जाता है रैपिड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यह इसमें जो हमारा फास्टर होता है वो डिजोल्यूशन होता है हमारा फास्टर। उसके बाद अगर हम बात करें डोज फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इसके लिए डोज फ्लेक्सिबिलिटी हमारी पॉसिबल है। लाइक आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा एज है, एक एडल्ट है तो आप 2 ढक्कन दे सकते हो, बिल्कुल ही पेडियाट्रिक पेशेंट है तो आप आधा ढक्कन दे सकते हो, इस तरीके से हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये जब ज़्यादा यूज़ होती है जब हमारी किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी और जो सॉलिबिलिटी होती है ना वो लिक्विड व्हीकल में ज़्यादा अच्छी होती है, तब ज़्यादा यूज़ होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म। उसके बाद अगर हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म है कोई और उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो हम उसे फ्लेवर कर सकते हैं, उसका टेस्ट मास्क कर सकते हैं, जिससे पेशेंट उसे ईजीली ले सके और पेशेंट के लिए वो कंप्लायंस मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है, पेशेंट की कंप्लायबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। सो नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। तो देखो लिक्विड डोजेस फॉर्म के भी अब कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म से लेस स्टेबल होती है। दूसरा, बल्की होती है और डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी सी इसके ट्रांसपोर्टेशन में रेदर देन एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी सी कम होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म से। उसके बाद माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रिस्क हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा जो लिक्विड व्हीकल यूज़ हुआ है वो वाटर कंटामिनेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद एक्यूरेटिंग डोजिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि उसमें एक्यूरेट उतनी ही डोज आ रही है जितना हम ले रहे हैं। लाइक हमने तो वो सिर्फ सोच रखा है ना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें उतना ही आएगा। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें, देखो
अब जैसा हमने देखा कि सिर्फ एक ड्रग से ही तो नहीं बन जाएगी पूरी डोजेस फॉर्म, तो जो फार्मास्यूटिकल जो हमारे एडिटिव्स या आप बोलो एक्सिपिएंट जो यूज़ होते हैं, हम उनकी बात कर लें लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या क्या यूज़ होते हैं। तो देखो पहला तो हो जाएगा सॉल्वेंट। ये तो भाई लिक्विड व्हीकल है जिसमें हम अपने ड्रग को डिसॉल्व करेंगे, सस्पेंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपका बेस ही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो प्योरीफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हमारे बेसिकली जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में। एग्जाम्पल की बात करें तो मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है हमारा स्वीटनिंग एजेंट। तो देखो स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो थोड़ी सी स्वीटनेस प्रोवाइड करें। मतलब देखो ओरल डोजेस फॉर्म है कोई, अब उसका टेस्ट बिटर है या अनप्लीजेंट है, तो अब वो टारगेट करके बनाई जा रही है पीडियाट्रिक पेशेंट को, फिर तो पीडियाट्रिक पेशेंट इतना इजीली तो ले नहीं पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम स्वीटनिंग एजेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि वो पेशेंट के लिए कंप्लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उसकी इम्प्रूव हो जाए। तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट में या तो सुक्रोज यूज़ कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल यूज़ कर सकते हैं, सैक्रिन यूज़ कर सकते हैं। सैक्रिन बेसिकली हमारा जो होता है वो हमारा सुक्रोज के कंपैरिजन में, अगर हम सैक्रिन की बात करें तो सैक्रिन सुक्रोज के कंपैरिजन में बेसिकली 250 टू 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। उसके बाद हम एस्पार्टेम यूज़ कर सकते हैं जो कि 200 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज़ कंपेयर टू हमारा सुक्रोज। अब ठीक है, तो सैक्रिन, सोडियम, एस्पार्टेम, सॉर्बिटॉल, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं स्वीटनिंग एजेंट। उसके बाद आता है कलरिंग एजेंट। तो अब हमने डोजेस फॉर्म बना ली लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कलरिंग एजेंट। अब देखो ये कलरिंग एजेंट हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, स्वीटनिंग एजेंट हो गए, इन सबको हम एक साथ बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। अब इन सब चीज़ों का ना हम बिल्कुल बना के चलते हैं कॉम्बिनेशन के। देखो अगर हमको कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन बनानी है जिसका हमको ऑरेंज फ्लेवर देना है, तो उसका कलर भी ऑरेंज होना चाहिए, उसका जो फ्लेवरिंग एजेंट होना चाहिए वो भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि वो ऑरेंज की तरह टेस्ट करे। तो ये सब चीज़ें ना एक साथ चलती हैं। ठीक है, मतलब अपीयरेंस अच्छा करने के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बोल लो, उसके लिए हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं जो हमारी ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए। अब हम कौन कौन से लिक्विड यूज़ करेंगे एज व्हीकल या फिर आप बोल लो एज सॉल्वेंट। तो देखो अभी हमने पहले ही देखा था, वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को हम यूज़ कर सकते हैं एज हमारे व्हीकल्स जो होते हैं। वाटर जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन व्हीकल होता है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। अल्कोहल, अब ये हमारे उनके लिए यूज़ होता है जो हमारे वाटर में सॉल्युबल इतना ज़्यादा नहीं हो रहे होते हैं, और जिनको हमारी को ज़्यादा ही प्रिजर्वेटिव एक्शन चाहिए होता है, क्योंकि अल्कोहल इन इटसेल्फ प्रोड्यूसेस अ प्रिजर्वेटिव एक्शन। ठीक है, उसके बाद है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन थोड़ा सा हमारा स्वीट होता है, टेस्ट में विस्कस होता है और हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। नेक्स्ट है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो ये हमारे सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव दोनों की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट हम कुछ ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है सिरप। सिरप आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, और अभी तक आप ना, आई बेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी नए नए फार्मेसी में आया, आप लोग अभी फर्स्ट सेम में हो, आप लोग ने इतना ज़्यादा सिरप सुना होगा ना कि आप सारी जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशंस आती हैं सब सिरप होती हैं, और ऑलमोस्ट 60% तो सारी लिक्विड प्रिपरेशन को सिरप ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें सिरप की, तो सिरप क्या होता है, हमारा कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है हमारा शुगर और शुगर सब्सटीट्यूएंट का। ठीक है, जो कि हाई विस्कस होता है, मतलब इसमें शुगर और हमारा वाटर यूज़ होता है बेसिकली, और हाईली विस्कस जो होती है ये प्रिपरेशन होती है। और स्वीट टेस्ट जो होता है, अब इसमें हमने शुगर डाला है जिसकी वजह से स्वीट टेस्ट आएगा, उसकी वजह से ये पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो देखो हमने इधर इमेज में भी लगा रखा है एक सिरप का आपका ये पिक, जो कि ये हैपायरन करके दिख रही है ये, तो ये एक सिरप है। तो ये एक शुगर सोल्यूशन होता है, कंसनट्रेटेड विस्कस शुगर सोल्यूशन होता है ये, और एक्वस सोल्यूशन होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
एलिक्सर। तो एलिक्सर क्या होता है देखो, क्लियर स्वीटन्ड और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है ये। मतलब ये ऐसा नहीं है आपको इसमें कोई भी ऐसा फेज वगैरह नहीं दिखाएंगे, स्वीट होता है ये टेस्ट में और हाइड्रो एल्कोहलिक बेस होता है ये प्रिपरेशन। और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। नेक्स्ट है लिंक्टस। तो लिंक्टस जो होता है हमारा विस्कस लिक्विड्स होते हैं जो कि हमारे कफ को रिलीफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो देखो इधर हमने लिंक्टस और एक लिक्सर दोनों का फोटो लगाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद देखो जो हमारे लिंक्टस होते हैं ना उनको हमको स्मॉल डोज में लेना होता है और हमको स्लोली उनको ना डाइल्यूट करके तब उनको हमें मतलब एडमिनिस्टर करना होता है। स्वेलो हमको उनको डाइल्यूट करके करना होता है। उसके बाद आते हैं ड्रॉट। तो ड्रॉट जो होते हैं हमारे सोज लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं और इनको हम यूजुअली फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और ये इमीडिएट यूज़ के लिए बनाई जाती हैं। अब देखो इसी में हम दो चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम पीपीटी में भी ऐड कर देंगे। तो देखो पहला आता है हमारा सस्पेंशन और दूसरा आता है इमल्शन। तो देखो सस्पेंशन और इमल्शन दोनों बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओरल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, ओरल एप्लीकेशंस के लिए ही यूज़ नहीं होते हैं ये मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इमल्शन की, तो इमल्शन एक बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसमें कि दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, अब जो दो इमिसिबल लिक्विड्स है ना उसमें एक तो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, और जो ज़्यादा अमाउंट में उसको हम ऐसा बोल देंगे कि वो है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, है ना। उसमें हमारा कुछ जो दूसरा वाला हमारा लिक्विड होगा वो थोड़े से कम अमाउंट में पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, अब जो हमारा थोड़ा जो कम वाला फेज़ है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज़ या फिर इंटरनल फेज़ या डिसकंटिन्यूस फेज़। और जो लिक्विड है जिसमें हमारा ये सब कुछ डिस्पर्स्ड है, दूसरा वाला लिक्विड जो डिस्पर्स्ड है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फेज़ या कंटिन्यूस फेज़। ठीक है, उसके बाद अब देखो अगर हम बात करें चाहे इमल्शन हो चाहे वो सस्पेंशन, दोनों ही थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई ये दो फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनमें ना काफ़ी अनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम काफ़ी आती है। जैसे हम बात करें इमल्शन की तो क्रीमिंग, क्रैकिंग, कोलेसेंस ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर थोड़ा सा हम सस्पेंशन की ओर बात कर लेते हैं तो देखो सस्पेंशन भी हमारे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं और इनका साइज़ जो आप नोट कर लो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ होता है। उसके बाद सिस्टम होते हैं ये और इसमें भी दो फेज़ होते हैं, एक कंटिन्यूस फेज़ और एक डिस्पर्स्ड फेज़। जो कंटिन्यूस फेज़ होता है वो या तो लिक्विड हो सकता है या सेमी सॉलिड हो सकता है। यूजुअली तो एक्वस ही होता है जो कंटिन्यूस फेज़ होता है। और ये ना ऑयली या फिर ऑर्गेनिक जो होता है वो एक्सटर्नल फेज या तो ऑयली भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है जब हमें ना ओरल यूज़ के लिए नहीं बनाते हैं तब, सिर्फ तब हमारा ऑयली या ऑर्गेनिक जो होगा हमारा एक्सटर्नल फेज तभी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्पर्स्ड फेज या इंटरनल मीडियम की, इंटरनल फेज की, तो इसमें ना सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल रहते हैं हमारे वाटर में, लेकिन यूनिट पूरे के पूरे कंटिन्यूस फेज में। उसके बाद देखो आपने देखा होगा कुछ ना प्रिपरेशंस पे पीछे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो सस्पेंशंस पे भी लिखा होता है ये शेक वेल बिफोर यूज़। क्यों लिखा होता है? क्योंकि हमारे जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इसमें, अब पार्टिकल उसमें सॉल्युबल तो है नहीं, तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। तो वो ऐसा ना हो कि हमारे पार्टिकल तो नीचे सेटल डाउन हो गए, ड्रग तो हमारी नीचे रह गई और हम एक्सीपीएनटी पिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा हमको। तो इसीलिए उस पे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एंटासिड के सस्पेंशन आते हैं, एंटीबायोटिक के आते हैं, ठीक है, जैसे अमोक्सिलिन सस्पेंशन भी आता है। उसके बाद अगर हम बात करें की प्रॉपर्टीज़ की, तो देखो कैसा होना चाहिए हमारा एक आइडियल सस्पेंशन, तो प्रॉपर पार्टिकल साइज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहनी चाहिए पूरे में। और दूसरी बात यह है जब हम उसको शेक कर रहे हो तो वो रीडिस्पर्स हो जाए अच्छे से, मतलब उसकी रीडिस्पर्जेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छे से रीडिस्पर्स हो जाए जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि वो हमारा ख़राब हो जाए सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन भी दो टाइप के होते हैं, ये आप आगे वाली यूनिट्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे।
उसके बाद फिजिकली स्टेबल होना चाहिए और टेस्ट उसका एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे कुछ एक्सटर्नल लिक्विड प्रिपरेशन, जिसमें दो दिए गए हैं मेनली। पहला है हमारा लोशंस और दूसरा है लिनीमेंट। तो देखो लोशन क्या होता है, तो लोशन बेसिकली लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसको हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसमें ना फ्रिक्शन नहीं होता है, ये हम विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर अप्लाई करते हैं लोशंस जो होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ करते हैं हम, फॉर कूलिंग, सूदिंग और प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए हम अपने लोशंस को यूज़ करते हैं। और देखो लोशंस जो होते हैं ये बायफेजिक भी होते हैं और मोनोफेजिक भी होते हैं, ये दोनों टाइप के होते हैं हमारे लोशंस। उसके बाद अगर हम बात करें लिनीमेंट के, तो ये भी दोनों टाइप के होते हैं, बायफेजिक भी मोनोफेजिक भी। और लिनीमेंट्स जो होते हैं ना वो या तो लिक्विड में होंगे या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे, जो कि अप्लाई हम जब उन्हें करेंगे ना तो हमको फ्रिक्शन यूज़ करना पड़ेगा, रब करके अप्लाई करना पड़ेगा। और ये बेसिकली हमारे पेन, इन्फ्लामेशन, इन सबको रिलीव करने के लिए काम आते हैं। तो देखो लोशन और लिनीमेंट दोनों का आपको इधर इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी इधर देखो और भी होते हैं जो हम एक्सटर्नली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखो लोशन, लिनीमेंट हो गया, आपका कोलॉइडेंस हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब भी हम देखेंगे। उसके बाद स्टोरेज एंड लेबलिंग कंडीशन। तो देखो अगर हम बात करें स्टोरेज और लेबलिंग कंडीशन की, तो जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म है ये हमारे वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर होनी चाहिए। अब देखो लाइट और माइक्रोबियल कंटामिनेशन से इनको बचा के रखना है जिससे ये डिग्रेड ना हो जाए। प्रॉपर लेबलिंग करनी है, मतलब अगर सस्पेंशन बना रहे हो तो उस पर लिखना है शेक वेल बिफोर यूज़। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें लिखनी है। स्टोरेज कंडीशन, कैसी स्टोरेज में हमको किस तरीके से स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे, वो सब हमको अपने लेवल में मेंशन करना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एक और टर्म आता है सॉलिबिलिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ते हो। तो देखो सॉलिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब हमारे पास सॉल्वेंट का कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट है, लेट्स से 100 ml ऑफ सॉल्वेंट है, तो उसमें मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमारी डिजॉल्व हो सकती है एक डिफाइंड टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच पे। मतलब हमारी ये टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच ये फिक्स्ड होंगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होंगे। तो हमारे एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें, लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें, तो कभी कभी ना जो हमारा एपीआई होता है उसकी ना पुअर सॉल्युबिलिटी होती है या फिर इनसॉल्युबल रहता है हमारे, जो हमने सेलेक्ट कर लिया उसमें। अब क्या करेंगे हम, ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ देंगे, कुछ तो करेंगे। तो हम उसमें ना सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में तो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, देखो ये ना कुछ टाइप्स की होती हैं, तो वो देख लेते हैं हम। पार्टिकल साइज रिडक्शन हो गया, यूज़ ऑफ सरफेक्टेंट का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद पीएच एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या को सॉल्वेंसी, सॉल्ट फॉर्मेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, या हाइड्रोट्रॉपी, ठीक है। तो ये सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में देख लेते हैं अपने ये सारे जो हमारी टैक्टिक्स हैं। तो सबसे पहले देखो पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल साइज रिडक्शन में क्या होता है, हमने पार्टिकल साइज को छोटा कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऐसे देखो ना, पार्टिकल साइज अगर बड़ा है तो सरफेस एरिया हमारा कम था, तो इन दोनों को ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हमने पार्टिकल साइज छोटा किया तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारा इंक्रीज सरफेस एरिया है वो हमारा ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो हमारे ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए, ज़्यादा एरिया हो गया, तो उतने एरिया से हमारे जो ड्रग के पार्टिकल हैं उतने एरिया से हमारा सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सॉल्युबिलिटी और हमारा जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें अपने पार्टिकल साइज से तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब
नेक्स्ट है हमारा सरफेक्टेंट, मतलब हमने देखा था ना यूज ऑफ सरफेक्टेंट। अब सरफेक्टेंट को हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। अब सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब देखो, जब हमारे सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं तो उनके बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम इंटरफेशियल टेंशन को ही रिड्यूस कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो हमारे वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो इंटरफेशियल टेंशन जो कम हुई है, ये जो रिडक्शन है इंटरफेशियल टेंशन का, ये एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सोल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, अभी बताया ना, इंटरफेशियल टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो ये एक बिल्कुल ही स्टेबल, एक कम्प्लीटली सॉल्युबल हमारा जो होगा सोल्यूशन वो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद सरफेक्टेंट जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं एक्टिंग को, डिस्पर्जन को। अब देखो, पुअरली सॉल्युबल ड्रग थी, हमने सरफेक्टेंट ऐड किया तो उसकी वजह से उनकी वेटिंग और डिस्पर्जन जो हुआ वो इम्प्रूव हो गए। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, हमने जो सरफेक्टेंट यूज़ किया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तो होनी चाहिए आइडियल, तो वो देख लेते हैं। तो जो सरफेक्टेंट होना चाहिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी ना कॉज कर दे, केमिकली स्टेबल होना चाहिए और कंपेटेबल होना चाहिए दूसरी फॉर्मुलेशंस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीएच एडजस्टमेंट। तो देखो, जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं ना, वो या तो वीक एसिड होती हैं या वीक बेस होती हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ऐसी ड्रग्स की, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है उसको पीएच। देखो, पीएच का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे, लेकिन जो वीकली एसिड या वीकली बेसिड जो ड्रग्स होती हैं उनको पीएच काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगर हम पीएच को मतलब पीएच को या फिर जो मीडियम की पीएच है उसको हम एडजस्ट कर देंगे तो हमारी ड्रग जो होगी वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबलाइज हो पाएगी। ठीक है। क्योंकि अगर हम पीएच को एडजस्ट करेंगे उससे हमारी ड्रग आयोनाइज काफ़ी बेटर हो पाएगी, आयोनाइज अच्छे से हो पाएगी तो सॉल्युबलाइज भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। इसलिए जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वीक एसिडिक या वीक बेसिक ड्रग की, उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम सूटेबली पीएच को एडजस्ट कर दें उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक आती है वो आती है को सॉल्वेंसी। तो को सॉल्वेंसी देखो, इज अ टेक्निक यूज टू एनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। देखो, अभी हमने सारी जो टेक्निक्स यूज़ की उसमें आप ये पॉइंट्स तो डाल ही सकते एग्जाम टाइम में। उसके बाद जो को सॉल्वेंसी है, इसमें बेसिकली हम को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, को सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। अब को सॉल्वेंट मतलब कैसे होंगे, को सॉल्वेंट के एग्जांपल होंगे तो देखो, जैसे ये आपके पीजी हो गए, ग्लाइकॉल जितने भी हो गए, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, है ना, ये सारे हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। इथेनॉल भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, इथेनॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद जो हम ये को सॉल्वेंसी वाला सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग और सॉल्वेंट दोनों होते हैं ना, उनकी दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो हाई होनी चाहिए हमारी को सॉल्वेंट वाले मिक्सचर में। ठीक है। तो ये जो हमारी को सॉल्वेंसी होती है ये भी इंक्रीज कर देती है, हमारी ओवरऑल सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ये लिखा है ना, इन द सिस्टम बोथ द ड्रग्स एंड सॉल्वेंट शो हाई सॉल्युबिलिटी इन द को सॉल्वेंट मिक्सचर। जो हमारा को सॉल्वेंट वाला मिक्सचर था उसमें ड्रग की भी सॉल्युबिलिटी हाई है, सॉल्वेंट की भी हाई है, तो दोनों उसमें सॉल्युबलाइज हो जाएंगे और एक स्टेबल फेज फॉर्म कर लेंगे। तो इसकी वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ओवरऑल सॉल्युबिलिटी हमारी डोसेज फॉर्म की इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो देखो, सॉल्ट फॉर्मेशन क्या होता है? अब जो ज़्यादा एसिडिक और बेसिक ड्रग्स होती हैं ना, वो तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं जब हम उनको उनके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन इंक्रीजेस आयोनाइजेशन। अब सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके लिए मतलब इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हम ड्रग होती है उसको अगर उसके सूटेबल सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी गिवन सॉल्वेंट की वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज करके। तो मोस्ट कॉमन है, आप देखो, एक ग्लास पानी लो और उसमें ना शुगर डालते चलो, जब तक डिजोल्व हो रही है डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक टाइम आएगा नॉर्मली डिजोल्व नहीं होगी, आपको स्टिर करना पड़ेगा, स्टिर करो, डालते जाओ डालते जाओ। एक टाइम आएगा स्टिर करने से भी डिजोल्व नहीं हो रही, उसको आप जैसे ही आप अपना इंडक्शन ऑन करो, उस पर रखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो वो थोड़ी सी और डिजोल्व होगी, और डालोगे वो भी डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे होती है? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो हमारी ड्रग्स का डिसोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी जब हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हाइड्रोट्रॉपी। तो हाइड्रोट्रॉपी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, आपका निकोटिनामाइड हो गया, और आपका यूरिया हो गया। ये सब हम यूज़ करते हैं अपनी वाटर सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। मतलब अब किस टाइप की वाटर सॉल्युबिलिटी, मतलब किस कंपाउंड्स की, जैसे हमारे हो गए कैफीन, हो गए हमारे रिवाफ्लाविन, कीटोप्रोफेन और ये हो गया आपका प्रोजेस्ट्रॉन। इस टाइप के कंपाउंड्स की जो हमको वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होती है तब हम अपना हाइड्रोट्रॉपी यूज़ करते हैं। हाइड्रोट्रॉपी में क्या, हमने लार्ज अमाउंट में एडिटिव्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और एक्सिपिएंट की बात करते हैं। वैसे तो हम देख चुके हैं इनको, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, ये हमारे वही एक्सिपिएंट हैं जो हम अभी देख चुके हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जो हमने बताया था, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होते हैं जो हमारे बिटर टेस्ट होता है फॉर्मुलेशन का, उसको मास्क करने के लिए। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? सुक्रोज, ग्लूकोज, सैक्रिन, एस्पार्टेम, ये सब चीज़ें। और देखो, लिक्विड ग्लूकोज भी हम यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड ग्लूकोज इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्वीटनर। ठीक है, जो कि हमारा बनता है आफ्टर फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो मेन कंपाउंड होते हैं वो होते हैं डेक्सट्रोज, डेक्सट्रिन, और स्टार्च जो होता है वो थोड़ा कम अमाउंट में होता है, लेकिन मेजरली इसमें जो हमारा डेक्सट्रोज होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं ये हमारे यूज्ड होते हैं टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट अडर ऑफ द फॉर्मुलेशन। हमारी लिक्विड फॉर्मुलेशन है, उसका गंदा सा टेस्ट है, गंदी सी स्मेल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट होंगे उन्हें यूज़ कर लेंगे। अब इसकी वजह से पेशेंट के लिए उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या क्या फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल, जिंजर, क्लोव, रोज़, ऑरेंज, वनीला। अरे मतलब बहुत सारे होते हैं। जब आप एग्जांपल देखोगे ना, इतने सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, इतने सारे कलरिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करें हम कलरिंग एजेंट्स की, तो कलरिंग एजेंट्स को जनरली ऐड करते हैं अपने लिक्विड डोजेस फॉर्म में, क्योंकि उसका अपीयरेंस हमको अच्छा बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो, ये तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने अपीयरेंस अच्छा बना लिया तो आपने पीडियाट्रिक के लिए अगर वो डिज़ाइन किया है तो उससे वो लोग अट्रैक्ट होंगे और काफ़ी इजी होगा उनके लिए वो एडमिनिस्टर करना। ठीक है, तो उसका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी एस्थेटिक अपील अच्छी हो जाती है और पेशेंट का एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि कलर की वजह से हम उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। आज के लेक्चर में अपने पाउडर डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म को कम्प्लीटली कवर किया है अकॉर्डिंग टू पीसीएस लेवल्स, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे कुछ जीपैट के कॉन्सेप्ट बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिक्स, मतलब फार्मास्यूटिक्स के इतने ज़्यादा लेंदी वीडियोस हम लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन आज काफ़ी हमने कोशिश की है कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करें आपको। बाकी अगर आपको चाहिए कि और कोई भी टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए या और मोर जीपैट टारगेटेड चाहिए तो यू कैन कमेंट अस। बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।